हेलो फ्रेंड्स। पिछला वीडियो में हमने 11वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 2.3 के बेसिक को समझा था। आज हम इस एक्सरसाइज के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि निम्नलिखित में कौन से फलन हैं और यदि वह फलन होता है तो उसके परिसर को निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न में कि रिलेशन हमें दिया है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1। यदि आपको याद हो तो हमने इसके लिए कहा था, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने कहा था कि आप इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर लो और जो इसका फर्स्ट टर्म है 2 5 8 11 14 एंड 17 और प्रश्न के अनुसार इसमें जो भी अवयव हैं 2 का भी प्रतिबिंब है 1, 5 का भी है 1, 8 का भी 1, 11, 14 और 17 सभी के प्रतिबिंब 1 है और इस प्रकार से ये फंक्शन है या नहीं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यदि याद हो तो हमने कहा था कि फलन होता क्या है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब सह प्रांत में मिलना चाहिए। प्रांत होता है जिससे जाता है, रिलेशन जिससे जाता है उसको कहते हैं प्रांत, और जिसमें रिलेशन जाता था इसको कहते हैं सह प्रांत। तो देखिए कि प्रांत में जो भी अवयव हैं 2 5 8 11 14 और 17 सभी के एक एक अवयव उसमें हैं। 2 का भी 1, 5 के लिए एक ही अवयव है, 8 के लिए भी एक ही है, 11 के लिए भी एक ही है। तो इस प्रकार से ये है, तो इसका मतलब कि इसमें फलन है। तो चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब सहप्रांत में प्राप्त होता है, इसलिए फलन है। यदि प्रांत और सहप्रांत में यदि कन्फ्यूजन हो तो आप इसके आधार पर ही बना सकते हैं, इसको बिना बनाए भी, क्योंकि हमने कहा था कि किसी भी रिलेशन में या कोई भी फंक्शन में हम यदि कहें तो इसका जो प्रथम घटक होता है इसको हम कहते हैं प्रांत और दूसरा घटक जो होता है उसको कहते हैं परिसर। तो यहाँ पर यदि देखें तो प्रांत ये हो गया और परिसर जिस समुच्चय का सदस्य होता है उसे हम कहते हैं सहप्रांत। तो हमने एक समुच्चय यहाँ पे बनाया जिसमें केवल एक है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो हम कह सकते हैं इसका परिसर क्या होगा, परिसर है इसमें 1 और यही होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार भी हम यदि ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 और 14 एलिमेंट है इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 का प्रतिबिंब है 1, 4 का 2, 6 का 3, 8 का 4, 10 का 5, 12 का 6 और 14 का 7। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है कि देखिए प्रांत में जो भी अवयव हैं सबके केवल एक और एक ही प्रतिबिंब सहप्रांत में मिल रहे हैं, इसलिए इसमें भी फलन है और इसका परिसर होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ भी हम इस बात को लिख सकते हैं चूँकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक तथा एक और केवल एक लिखें, एक और केवल एक प्रतिबिंब सहप्रांत बी में सहप्रांत में है, इसलिए फलन है। और यदि हम इसके परिसर की बात करें तो इसका भी परिसर हो जाएगा, परिसर होगा 1 से 7 तक।
तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और ये होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा इसके अनुसार भी हम यदि ड्रॉ करें तो इसके प्रांतों को यदि हम डालेंगे तो शुरू में तो 1 1, तो आप जानते हैं किसी भी अवयव को हम दोबारा नहीं लिख सकते हैं, तो 1 को हम एक बार ही लिखेंगे। फिर से 1 है, लेकिन समझ का नियम कहता है किसी भी अवयव को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। फिर 2 है तो 2। बाद में देखें तो 3 5 5, तो 3 5 और हम एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसका प्रतिबिंब क्या, तो 1 का प्रतिबिंब है 3, फिर से 1 का प्रतिबिंब है 5, फिर कहा 2 का प्रतिबिंब है 5। अब यदि आप देखें तो 1 का 2 प्रतिबिंब है 3 और 5, जबकि हमने कहा था कि प्रांत में जो भी होना चाहिए उसका केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 1 के 2 प्रतिबिंब है। यदि हम इसमें कहें तो चूंकि प्रांत के अवयव 1 का 2 प्रतिबिंब 3 तथा 5 है, इसलिए फलन नहीं है। तो प्रश्न में कहा था कि यदि फलन होता है तो आपको परिसर लिखना है और फलन नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, तो ये फलन नहीं है। फिर भी यदि आप परिसर को लिखना चाहें तो आप परिसर के लिख सकते हैं, 3 और 5 ये दोनों परिसर में आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फंक्शन है -x और दूसरा प्रश्न है √(-x²), ये आपका फंक्शन दिया है। और इन दोनों प्रश्नों में आपसे पूछा गया कि इसके प्रांत और परिसर को बताएं। यदि आपको ध्यान में हो तो हमने कहा था कि प्रांत होता है जिसको आप इसमें ले सकते हैं, x का मान जो हम रख सकते हैं वो सभी के सभी प्रांत होंगे। और यदि हम परिसर की बात करें तो उसके द्वारा जो हमें आंसर प्राप्त होता है वह हमारा परिसर होता है। तो यदि हम इसमें यदि बात करें तो x के जगह पे आप कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते थे, वह ऋणात्मक हो या धनात्मक। लेकिन यदि हम केवल mod x की बात करें, ये हमारा था मापांक फलन, तो इसके लिए आपने पढ़ा था कि इसका जो प्रांत है ये तुम्हारा कोई भी वास्तविक हो सकता था, लेकिन इसका जो परिसर होता था वह परिसर यह मोड होने के कारण मोड से कोई भी संख्या जब बाहर निकलता है तो वह हमेशा पॉजिटिव होता है, अर्थात इसके कारण जो भी बाहर में संख्याएं होती थी वह होता था 0 या 0 से बड़ा और इन्फिनिटिव से छोटा। लेकिन हम यही बात हम यहाँ पर कहें तो हम x के जगह पे तो कोई भी वैल्यू को डाल सकते हैं, अर्थात इसका जो प्रांत होगा इसके लिए भी वह हमारा वास्तविक संख्या ही होगा। किंतु यदि हम इसके परिसर की बात करें, तो वह इसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लग जाने के कारण मोड के कारण हमेशा प्लस में मिलेगा, और चूंकि इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस से गुना होने के कारण वह पॉजिटिव निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात जो हमारा परिसर आएगा वह होगा, जब भी आएगा वह कोई ना कोई ऋणात्मक ही होगा, अर्थात मैक्सिमम होगा 0 और मिनिमम होगा -∞, और इस प्रकार से हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम इस प्रश्न में देखें तो x का मान मिनिमम आप कितना ले सकते हो और मैक्सिमम क्या ले सकते हो, ताकि ये वास्तविक ही रहे, क्योंकि फंक्शन हमारा कभी भी काल्पनिक के लिए नहीं होता है। तो यदि हम x के लिए यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, यदि हम यहाँ पे ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अर्थात मैक्सिमम यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 - 9 = 0। और यदि हम मिनिमम में यदि हम बात करेंगे तो -3 को रखें तो -3 का स्क्वायर हमें 9 प्राप्त होगा, और 9 - 9 = 0 ही होगा। अर्थात यदि हम इसके प्रांत की बात करें तो इसका प्रांत होगा मिनिमम -3 और मैक्सिमम 3। ओके, ठीक उसी प्रकार यदि हम इसके परिसर की बात करें तो अभी हमने कहा कि इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, अर्थात जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वह हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मान जब भी होगा वह होगा, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं, इसका मान माइनस में नहीं चाहिए, अर्थात 9 - x² का वैल्यू जब भी आना चाहिए मान पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए, कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए।
तो यदि हम इसके यहाँ पे देखें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं -x² इज़ ग्रेटर इक्वल, इधर में +9 उधर गया तो -9। और आपने पढ़ा होगा कि जब हम माइनस से माइनस को एलिमिनेट करेंगे तो इस स्थिति में ये जो ग्रेटर इक्वल है यह कन्वर्ट हो जाएगा लेस इक्वल में, और ये हो जाएगा हमारा 9। क्योंकि आपने पढ़ा है, इसके आधार पर देखें कि 5 जो है सो 2 से ग्रेटर है। लेकिन यदि इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें अर्थात -5 और इधर में कर दें -2, तो अब यदि हम देखें तो -2 ग्रेटर हो जाता है। अर्थात यदि हम किसी भी ऋणात्मक संख्या से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड भी यदि आप कर दो तो उस स्थिति में ग्रेटर दैन लेस दैन में और लेस दैन ग्रेटर दैन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उसी सिद्धांत के आधार पर यहाँ पे हमने क्या किया कि माइनस से माइनस को जब हम हटाएंगे तो ग्रेटर दैन को, ग्रेटर इक्वल को कन्वर्ट कर देंगे लेस इक्वल में। अब यहाँ से यदि आप देखें तो इसका मान क्या होना चाहिए, x का मान लेस इक्वल ±√9, अर्थात x का वैल्यू होना चाहिए ±3। अर्थात x के जगह पे तो आप रख सकते थे -3 से ज़्यादा और 3 से कम कुछ भी, ओके, जो हमने इसके प्रांत में लिया। लेकिन जो इसका हम परिसर जो लेंगे वह ऋणात्मक नहीं आना चाहिए था, अर्थात इसका आंसर कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा क्योंकि रूट में है। यदि इसका आंसर यदि रूट में यदि आ जाए, अर्थात यदि ऋणात्मक आ जाए रूट के अंदर में, तो वह हो जाएगा सम्मिश्र संख्या, या पैसे आप काल्पनिक के रूप में भी लेते हो, सम्मिश्र संख्या में वह कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात यह हमें रूट के अंदर में हमें ऋणात्मक में नहीं लेना है, अर्थात जो भी होगा वह पॉजिटिव होगा, मतलब वह होगा 0 से बड़ा और 3 से छोटा, और यही होगा हमारा आंसर। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फंक्शन दिया है f(x = 2x - 5) और हमें कहा f0 का मान, f7 का मान और f-3 का मान, ये तीनों को ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन में यदि हम बात करें तो f0 आपको दिया गया है, चूँकि f(x) बराबर है 2x - 5, तो इसलिए f0 का मान हो जाएगा, हम पहला प्रश्न को बना रहे हैं, f0 का मान होगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, x के जगह पर 0 को डाल रहे हैं, f है तो f और x के जगह पे 0 रखना है, तो यहाँ पे 2 है तो 2, x के जगह पे हो जाएगा 0 और -5 है तो -5, अर्थात ये टोटल मल्टीप्लाई होने के कारण हो गया 0 और -5 है तो हो जाएगा -5, अर्थात हमारा आंसर आएगा -5 और यही होगा हमारा आंसर। ठीक उसी प्रकार यदि हम दूसरे प्रश्न को भी यदि हम बनाएं तो इसी प्रकार से हो जाएगा f(x) इक्वल हमारे पास है 2x - 5, इसलिए f और x के जगह पे अब हमें 7 को लेना है, f7 का वैल्यू निकालना है, तो हम करेंगे 2 है तो 2, x के जगह पे 7 और -5 है तो -5, 7 2 जा 14, 14 - 5, अर्थात ये होगा हमारा आंसर 9। ठीक इसी प्रकार यदि हम इसके तीसरे प्रश्न पे यदि हम बात करें तो तीसरे प्रश्न के लिए भी सेम इसी कंडीशन को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि f(x) इक्वल है 2x - 5, इसलिए f x के जगह पे अब रखेंगे हम -3 को, -3, तो हमें मिलेगा 2 है तो 2, x के जगह पे -3 और -5 है तो -5, अर्थात 3 2 जा -6 -5, तो हमें आंसर मिलेगा -11 और यही होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 को समझ सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में एक फंक्शन हमें दिया है TC = 9c/5 + 32, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि t0 का मान बताइए, दूसरा प्रश्न है t28 का मान बताइए, तीसरा प्रश्न है t-10 का मान, और चौथा प्रश्न है c का मान बताइए जब TC का मान 212 हो। देखते हैं इसे बारी बारी से। तो यहाँ पे हमारे पास है, चूँकि TC बराबर 9c/5 + 32, तो इसलिए पहला प्रश्न T0, तो यहाँ ध्यान से देखें तो C के जगह पे हमें 0 रखना है, तो यहाँ पे हम उसी काम को हम फॉलो करेंगे, तो हो जाएगा 9/5 और C के जगह पे डाल देंगे 0, प्लस हो जाएगा 32।
तो इससे यदि हम इसका काम करें तो ये टोटल का टोटल हो जाएगा 0। अब बच गया 32, तो ये होगा हमारा 32 और यही होगा हमारा आंसर। ठीक इसी प्रकार यदि हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करें तो T28 को सॉल्व करना है, अर्थात अब क्या करना होगा कि C के जगह पे हमें 28 रखना है। तो यहाँ पे 9 है तो 9, C के जगह पे 28 अपॉन 5 प्लस 32। अब यदि आप इसे मल्टीप्लाई करें तो 9 8 जा 72, कैरी हो गया 7, 9 2 जा 18, 7 25 प्लस अपॉन 5 प्लस 32। अब यहाँ पे इसको हम ऐड करें तो 252 प्लस 160 अपॉन 5, अर्थात इसका हम ऐड कर दें तो अब आपको मिल जाएगा, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 को। 3 में है T10 माइनस 10 है, तो इसे यदि हम सॉल्व करें तो T है तो T, अब C के जगह पे हम रखेंगे -10, तो आ जाएगा 9 है तो 9, C के जगह पे -10 अपॉन 5 है तो 5, अब प्लस में 32 है तो प्लस में 32। यहाँ से काटिए यदि तो 5 2 जा 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 9 2 जा 18 माइनस 18 प्लस 32। यदि हम इसको घटाते हैं इसमें से तो आपको मिल जाएगा 14, और ये होगा आपका आंसर। अब लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि C का मान बताइए जब TC का मान हो 212। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, चलिए इसे हम सॉल्व करने की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है कि TC बराबर, चूँकि TC बराबर आपको दिया गया है 9C अपॉन 5 प्लस 32। इसलिए अब प्रश्न में क्या कहा, TC का मान है 212, तो हम TC के जगह पे डाल देंगे 212 इक्वल 9C अपॉन 5 है तो 9C अपॉन 5, अब प्लस 32 है तो 32। अब यदि आप चाहो तो उधर में जो प्लस 32 है वह इधर में यदि आएगा तो हो जाएगा माइनस में 32, तो हम इसे लिख सकते हैं 212 माइनस 32 इक्वल 9C अपॉन 5। और यदि हम इसमें से इसको हम घटा लें तो आपको मिल जाएगा 2 - 2 0, 11 - 3 8, और 1 है तो 1, और इतना को घटाने के बाद हमको इतना मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा 9C अपॉन 5। और यदि आप इसी को और भी तोड़ दें तो हमें मिल जाएगा C इक्वल 180 है तो 180। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो 5 है इधर डिवाइड में, इधर गया तो मल्टीप्लाई में, और 9 है मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, अर्थात यदि इसको हम काट दें तो 20 और 20 पंच हो जाएगा C का मान 100, और ये होगा हमारा आंसर। और इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझ सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि आपको 3 फंक्शन दिए गए हैं, 3 प्रश्न हैं अलग अलग, और इसमें कह रहा है कि इसके परिसर को ज्ञात करें। तो हम परिसर को ज्ञात करने के लिए सबसे पहला इसके सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न कह रहा है कि fx बराबर है 2 - 3x, जहाँ पर x बिलोंग्स टू है एक वास्तविक संख्या, और इसके साथ साथ कहा कि x का मान 0 से बड़ा है। अब देखिए 0 से बड़ा 0.1 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, अर्थात 0 से बड़ा में कुछ भी हो सकता है। तो हम जब इसकी जांच करेंगे तो हम यहाँ पर हम कहेंगे कि चूँकि x इज़ ग्रेटर दैन 0 तथा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसलिए जब x बराबर 0 तो इस स्थिति में हमारा फंक्शन हो जाएगा f0 बराबर निकलेगा 2 - 3 × 0, अर्थात 2 है तो 2 माइनस 0 अर्थात 2 हमको मिलेगा। फिर अब ये हम क्रम देखते हैं कि ये जो क्रम है यह 2 से
आगे की ओर बढ़ता है या 2 से पीछे की ओर आता है, इस बात को अब समझते हैं। तो देखें कि जब हम ले लें x इक्वल, सपोज दैट यहाँ पे हम ले लेते हैं x का मान 0 से बड़ा ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं। यदि हम 1 को लें तो क्या होगा, तो f1 का मान आपको मिलेगा 2 माइनस 3 इंटू 1, अर्थात ये वैल्यू आपको मिलेगा 2 माइनस 3 अर्थात -1। मान देखिए तो 2 से नीचे की ओर गया, जबकि हमने संख्या को हमने प्लस में लिया था 1। यदि आप f2 लेते हैं, सपोज दैट जब हम x बराबर 2 लेते हैं तो उस स्थिति में f2 का जो मान होता वह होता 2 माइनस 3 इंटू 2, अर्थात 2 माइनस 3 2 6 अर्थात -4 आएगा। तो देखिए यहाँ पे मान हमारा क्या हो रहा है कि x का मान यदि हम बढ़ा रहे हैं, x का मान क्या कहा था 0 से बड़ा लेने के लिए, तो हम 0 से बड़ा में 0 भी लिए, 1 लेकर के देख रहे हैं, 2 लेकर के देख रहे हैं। तो जब भी हम मान ले रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 2 से घट रहा है, 2 के से नीचे की ओर जा रहा है, अर्थात मैक्सिमम मान है 2। कब, जब हम 0 को लें। तो हम इसी के आधार पे कह सकते हैं कि इसलिए जो हमारा परिसर होगा उसका मान यदि 0 होता तो मैक्सिमम 2 होता। मैक्सिमम कितना होता, 2, और जैसे होता जैसे जैसे नीचे की ओर जा रहा है अर्थात मिनिमम होता -∞। लेकिन क्या कह रहा है कि 0 तो है नहीं ना, 0 से बड़ा हमको लेना है। तो 0 से बड़ा 0 पर होता है 2, तो 0 पर जो मान है वो संभव नहीं है क्योंकि 0 में शामिल नहीं है, इसलिए हम उधर भी लगाएंगे छोटी ब्रैकेट। आपने पढ़ा था पीछे बंद अंतराल खुला अंतराल, तो ये खुला अंतराल का सिंबल है, इसका अर्थ है कि 2 इसमें शामिल नहीं है, अर्थात -∞ से बड़ा होगा इसका मतलब, और 2 से छोटा, और ये होगा हमारा आंसर। आप यहाँ पे गलती से भी बड़ी ब्रैकेट नहीं डालिएगा उधर से, यदि आप बड़ी ब्रैकेट डालते हैं तो इसका मतलब है खुला बंद अंतराल, और उसका अर्थ हो जाएगा कि -∞ से बड़ा और 2 या 2 से छोटा, इसलिए हम यहाँ पे जब भी डालेंगे उधर की तरफ में छोटी ब्रैकेट ही डालेंगे। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर यदि सेकेंड को हम देखें तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि f(x) इक्वल x² प्लस 2, जहाँ पर x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यदि हम कोई भी x के कोई भी वास्तविक मान को रखें तो या धनात्मक रखो या ऋणात्मक रखो, स्क्वायर होने के कारण इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जब भी आएगा कोई ना कोई पॉजिटिव ही आएगा, और मिनिमम आएगा x² का मान तो 0 आएगा। यदि हम 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यदि आप 1 रखोगे तो 1 आएगा, -1 रखोगे तो भी इसका x² का मान 1 ही आएगा। तो x² का मिनिमम मान जो है वह तो आएगा आपको 0, अब +2 होने के कारण मिनिमम मान हो जाएगा इसका 2, और ऋणात्मक संभव नहीं है, इसलिए यह जब भी होगा धनात्मक होगा, अर्थात इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो परिसर होगा वह होगा 2 से अधिक, जब भी होगा 2 या 2 से अधिक, और अधिक में तो कितना अधिक, तो जहाँ तक आप जा सकते हो अर्थात इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का परिसर। और यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 में f(x) इक्वल x लिया, और x के बारे में कह रहा है कि वास्तविक संख्या है। तो x जब वास्तविक संख्या है, साथ कि हम x के जब हम कोई भी वास्तविक मान रखेंगे तो हमको x ही मिलेगा, मतलब कि वास्तविक ही मिलेगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा परिसर होगा एक वास्तविक संख्या। इस प्रकार आज हमने एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्नोत्तर को कंप्लीट किया है। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि आपको कोई कठिनाई हो या कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछें, हम कोशिश करेंगे कि आपको यथासंभव जवाब दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।